तो हमारा नया चैप्टर है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जियोमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ सम स्टैंडर्ड प्लेन फिगर। ठीक है, कुछ एरिया, कुछ फिगर का एरिया, हम स्टैंडर्ड फिगर का एरिया का जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी क्लास 10th और 12th में पढ़ चुके थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है बताओ? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, राइट, थैंक यू। और पेरीमीटर है हमारा 4a। ठीक है, एरिया है ए स्क्वायर, पेरीमीटर है 4a, ये स्क्वायर है। उसके बाद सेकंड देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या है बताओ? एरिया और पेरीमीटर क्या होगा? सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, राइट। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया है b इंटू एच। अगर वन इज b, अनदर इज h, लेंथ इज b और width is h, then area equal to b into h of a rectangle and perimeter equal to 2 into b plus h। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। अब देखते हैं पैरेललोग्राम। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम? सर हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ, b into h। हाँ 1/2 into h। नहीं नहीं नहीं, ये पैरेललोग्राम, वो ट्रापीजोइडल का बता रहे थे, ट्रापीजोइडल नहीं है, ये पैरेललोग्राम। 1/2 बेस इनटू हाइट। नहीं नहीं नहीं, जस्ट बेस, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तुम जो बता रहे थे वो हो रहा है ट्रापीजोइडल का, वो अलग है, ट्रापीजोइडल को अलग है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, जस्ट रेक्टेंगल का जैसे है वो रेक्टेंगल जैसा है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल और ये दोनों में डिफरेंस है, वो एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से ही है, अलग है। तो ये पैरेललोग्राम, इसका एरिया भी बी इंटू एच। अब बताओ ट्रापीजोइडल, ट्रापीजियम का 1/2 बेस इनटू हाइट। हाँ, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट नहीं। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू दो पैरेलल जो साइड है उसका सम इंटू हाइट। ठीक है, अगर एक पैरेलल और दूसरी पैरेलल साइड का लेंथ ए और बी होगा तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये है ट्रापीजोइडल का एरिया। ठीक है, क्योंकि ट्रापीजोइडल में दो पैरेलल लाइन रहता है, दो पैरेलल लाइन। ठीक है, दो पैरेलल लाइन का लेंथ का समेशन इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम। सर ट्रेपेजियम की हाइट, ट्रेपेजियम का जो हम ले रखे हैं फिगर, उसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं क्या? हाँ, ट्रापीजॉइड, ट्रापीजॉइड। ओके सर। अब बताओ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट सर। 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दोनों कंफ्यूजन होता है, ट्रायंगल और ट्रापीजोइडल में थोड़ा कंफ्यूजन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ है, वहाँ पे भी हाफ है, लेकिन वो हाफ का सब कुछ सेम है। जस्ट यहाँ पे जो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का बी के जगह पे होगा ए प्लस बी होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद ये तो राइट राइट एंगल ट्रायंगल था। उसके बाद दूसरी टाइप का ट्रायंगल है, उसका भी एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू एज, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी रूट 3/4। हाँ, रूट 4/3। रूट 3/4 इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो था, जो जिसका हर साइड इक्वल है और इसका अगर मान लेते हैं उसका साइड बी है, तो एरिया इक्वल टू रूट 3/4 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस का एरिया पता है? सर पी इंटू क्यू। नहीं, हाफ इंटू पी इंटू क्यू। पी इक्वल टू दो डायगोनल है। ठीक है, हाफ इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो और ये जो रोम्बस का और एक प्रॉपर्टी है, ये जो दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल क्या है? परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस का। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम एरिया यस सर। और भी कुछ देखते हैं, कुछ और थोड़ा सिंपल फिगर है। सर्किल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल? पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर सर 2 पाई आर। 2 पाई स्क्वायर। राइट। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर।
सेमी सर्कल का एरिया क्या है? सर पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर तो स्क्वायर हमारा बाय 4 डायमीटर होता है सर साथ में। हाँ वो तो पाई आर पेरीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया की बाय एरिया 4 कितना होगा? पाई आर स्क्वायर सर बाय पाई 4 आर स्क्वायर सर सर हाँ बोलो। प्लस 2r। एरिया होगा हाँ पाई आर पाई स्क्वायर बाई आर 2 स्क्वायर बाय पायर और नहीं पेरीमीटर होगा 2 पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r होगा, पेरीमीटर होगा। यस सर। क्वार्टर सर्कल का भी सिमिलरली हम 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर जस्ट मैं ऐसे ही याद करने के लिए दे दिया। सबसे बड़ा है एरिया, ठीक है। एरिया का जो फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत जरूरी है। और एक है पैराबोलिक एरिया। ये एक पैराबोला है जिसका बेस है बी और हाइट है एच। इसका एरिया कोई बता सकता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैराबोलिक फिगर? सर याद नहीं है इसका। इसका याद नहीं है, ये थोड़ा याद ना रहने के लिए बात है। ये एरिया 2/3 बी इंटू एच, ठीक है। अगर कोई भी पैराबोला का बेस अगर बी होगा और हाइट एच होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, इस टाइप का जो पैराबोला है उसका एरिया है 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये फिगर याद रखना। उसके बाद इसका फॉर्मूला ये है। ये एक टाइप का पैराबोलिक एरिया है। दूसरी टाइप का पैराबोलिक एरिया हम देखेंगे। और इलिप्स क्या है? ये एक तो पैराबोला हो गया और एक होता है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का एरिया पता है किसी का? इलिप्स का एरिया होगा पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इलिप्स का थोड़ा सर्कल का सिमिलरिटी आता है, ठीक है। सर्कल का कैसा है? सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को हम पाई इंटू आर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो यस सर इलिप्स किसे कहते हैं? इलिप्स का दोनों ये भी आर और ये दोनों सेम नहीं है। ये ए है, ये बी है। सर्कल का रेडियस सब सेम है, लेकिन इलिप्स का क्या है? एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसलिए एक को कहते हैं हम ए मेजर एक्सिस और एक को कहते हैं माइनर एक्सिस, जिसे बी हम करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी, नथिंग बट सिमिलर टू सर्कल का। जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इलिप्स का जो एरिया है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। क्लियर? आफ्टर दैट ये है, एक है पैराबोलिक एरिया बोला था और एक है पैराबोलिक स्पेंड्रेल, ठीक है। इस टाइप का जो फिगर है उसे कहते हैं पैराबोलिक स्पेंड्रेल, ठीक है। पैराबोलिक स्पेंड्रेल का एरिया क्या है? सर ये नहीं पता, ही नहीं पड़ा। हाँ ये नहीं पड़ा होगा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये है 1/3 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस फिगर का, अच्छा चलो, 1/3 ए इंटू एच, इस टाइप का फिगर अगर रहेगा, ठीक है। जहां पे इस टाइप का फिगर देखोगे, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है, और इस टाइप का जो फिगर है, ये जो एरिया रहेगा, ये जो कार्व है ये पैराबोलिक कार्व होगा, ठीक है। इसके इक्वेशन अलग है, वो हम इक्वेशन में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा डीप में चला जाएगा। इस टाइप का जो एरिया है इसका ये ए होगा और ये एच होगा। तो इस एरिया का इस जो एरिया है 1/3 बी इंटू 1/3 ए इंटू एच, ठीक है, 1/3 ए इंटू एच, ठीक है। जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का 1/3 होता है, ठीक है। सर इसका एरिया हम पैराबोलिक का इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। हाँ इंटीग्रेशन से हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला याद जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इस टाइप का एरिया जब आएगा तो वहां पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको याद रखने की और एक तरीका है। मान लो ये हमारा बेस ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। ये पूरा रेक्टेंगल है, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है ना। यस सर। ठीक है, इस फिगर का होगा 1/3 ऑफ रेक्टेंगल। देखो 1/3 इंटू एच, मतलब 1/3 इंटू रेक्टेंगल का जो एरिया है टोटल 1/3 होगा, और ऊपर का होगा ये 2/3 होगा, 2/3 एच, ठीक है। यस सर तो अगर ये जो थोड़ा पैराबोलिक कार्व रहेगा तो एक पोर्शन का एरिया होगा 1/3 और दूसरी पोर्शन का एरिया होगा 2/3। लेकिन वो डायगोनल जब रहेगा, स्ट्रेट लाइन जब रहेगा रेक्टेंगल का, कोई भी रेक्टेंगल का जब स्ट्रेट लाइन रहेगा, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन डिवाइड करेंगे तो दोनों हाफ हाफ होगा, हाफ इंटू ए एच, ये भी हाफ इंटू ए एच होगा। लेकिन ये जो डायगोनल लाइन है, डायगोनल अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो पैराबोलिक कर्व रहेगा,
तो एक पोर्शन होगा 1/3 और दूसरी पोर्शन होगा 2/3। 2/3। ठीक है, दोनों क्लियरली समझ में आ रहा है फिगर कैसे Yes, sir. एरिया डिटरमिन होता है। Yes, sir. ठीक है, अगर ऐसे 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 याद करोगी तो याद रहेगा, अदरवाइज ऐसे रटोगी तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरी रेक्टेंगल का दूसरी पोर्शन देखा। ठीक है, एक है पैराबोलिक, ये है सेमी पैराबोलिक एरिया। ठीक है, सेमी पैराबोलिक है, इसका बी विड्थ अगर बी हाँ, होगा, B हाइट h होगा, दैट इज 2/3 bh, इसका एरिया 2/3 bh। ठीक है, जैसे हमने रेक्टेंगल का जैसे बताया था। ठीक है, ये 2/3 bh। ठीक है, तो पैराबोला का 3 टाइप का पैराबोला देखा हमने। एक है ये हमारा एक पैराबोलिक टाइप होएगा। ठीक है, ये हमारा एक पैराबोलिक एरिया टाइप होगा, और दूसरा पैराबोला ये है, तीसरा पैराबोला ये है। इसे सेमी पैराबोला भी कहते हैं, पैराबोला का हाफ पोर्शन है। ठीक है, लेकिन इसका एरिया सेम है, एरिया का फॉर्मूला सेम है, इसीलिए देखो यहाँ पे बी जो है, या यहाँ पे बी और यहाँ पे बी दोनों अलग है। ठीक है, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन बी जो है पूरा पूरा विड्थ आएगा बी में, और यहाँ पे बी मतलब हाफ विड्थ आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का फिगर का जॉब आएगा तो हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्टली एरिया डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, पूरा पैराबोला का एरिया 2/3 bh, बी मतलब पूरा विड्थ, और सेमी पैराबोला का एरिया भी 2/3 bh, इसका जो विड्थ होगा वो पूरा जो विड्थ है हमारा b, और हाइट है हमारा h, और पैराबोलिक स्पेंडल का एरिया 1/3 a इंटू h, a इक्वल टू विड्थ और h इक्वल टू हाइट। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंट फिगर का एरिया है। ये थोड़ा बहुत सर्कल तक तो क्लास 10 और 12 में पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा पैराबोलिक, इलिप्स, ठीक है, इसका भी एरिया का जो फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत जरूरी है। सर इलिप्स थोड़ा ओवल टाइप का है ना? हाँ हाँ, ये अंडे जैसा होता है ना, अंडे का साइज का होता है। ठीक है, 3D के में देखो ही तो एक अंडे का साइज को, ठीक है, ओवल टाइप का है। तो ये सर्कल और इलिप्स का दोनों डिफरेंस ये है, सर्कल के रेडियस इक्वल है, और यहाँ पे जो इलिप्स का रेडियस है एक साइड में बड़ा है, एक साइड में छोटा है, उसे कहते हैं इलिप्स। इसलिए देखो एरिया में पाई इंटू ए इंटू बी, और ए बी दोनों इक्वल होगा तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिमिलरिटी करके याद रखो तो याद रह जाएगा। और ये जो पैराबोला का जो एरिया है, पैराबोला का एरिया रेक्टेंगल का एरिया से थोड़ा ये कंपेयर करो तो याद रह जाएगा। ठीक है, एक होता है 1/3, एक होता है 2/3। अरे ये जो ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड कहते हैं ना, ट्रायंगल का जो एरिया है वो नथिंग बट द हाफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल का एरिया हमने क्या देखा था, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड है ना। ठीक है, वो नथिंग बट हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू एच, हाफ इंटू ए इंटू एच। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सब कुछ घुमा फिरा के सब सेम ही है, जस्ट अलग अलग फिगर है, फॉर्मूला ये तक। और एक फिगर है थोड़ा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मान लो ये पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, अगर किसी भी एक सर्कल का एक पोर्शन हम अगर काट करके लेते हैं, ठीक है, एक पोर्शन हमारा काट करके लेते हैं, पूरा सर्कल का रेडियस ये हमारा पाई आर स्क्वायर हमें मिल गया, ये सेंटर पॉइंट है, इसका एक पोर्शन हमें काट करके लिया। ठीक है, इस पोर्शन का इसको जो एंगल है 2 अल्फा एंगल है, मान लो ये जो एंगल है, दोनों जो सेक्टर है, जो काटिंग सेक्टर, इसका एंगल 2 एंगल है, तो इसी का एरिया कितना है कोई बता सकता है? थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के बता सकता है? पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और थोड़ा एक सेक्टर हम काट करके लिया, सर्कल से थोड़ा एक पोर्शन हमें काट करके लिया, जिसका सेंटर से एंगल है 2 अल्फा। थीटा कोण में 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ 360 से 360 पाई आर स्क्वायर नहीं है, 360 से ये डिवाइड करके 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 360 से डिवाइड करके 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे आता है, ये अल्फा इंटू आर स्क्वायर कैसे आता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 मतलब 2 पाई है ना। सर 360 मतलब 2 पाई इंटू 2 अल्फा। 2 अल्फा। 2 अल्फा, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा इंटू आर स्क्वायर, अल्फा इंटू आर स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे ध्यान पे रखना होगा, अल्फा जो है रेडियन होगा, अल्फा का यूनिट रेडियन होगा, अल्फा डिग्री में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 पाई मतलब रेडियन में कन्वर्ट किया हमने, तो यहाँ पे अल्फा भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंगल का यूनिट जो है रेडियन में होगा। क्लियर, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक, बाकी स्टूडेंट ज्यादातर क्वेश्चन हमें रेडियन sir. में भी हो सकते हैं। सर हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन हमें अगर मिलते हैं इसमें सेक्टर एरिया के, तो हमें रेडियन में मिलेंगे या फिर डिग्री में मिलेंगे? कोई भी मिले, तुम डिग्री में मिले तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्शन तो आता है ना। यस टू सर। टू पाई पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है ना, Yes, sir. इसी इक्वेशन से कन्वर्ट कर लेना, जो भी आएगा जैसे आएगा। ओके सर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, रेडियन डिग्री में थोड़ा कंफ्यूजन करके, जो एसएससी का एग्जाम होता है ना, ठीक है, जूनियर sir. इंजीनियर का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का आता है, अच्छा, तो थोड़ा उसी टाइम ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देखेंगे हम यहाँ पे जो ये जो बहुत सारी फॉर्मूला हमने यहाँ पे रेक्टेंगल BH, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये सब ना हमने फॉर्मूला हमने ये रटा था क्लास 10 क्लास तक, ठीक है। लेकिन ये सब इक्वेशन, ये जो एरिया कैसे आता है, कैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, वो किसने कहा है, वो तो हमने रट लिया है, कैसे आता है वो हम तो उसे हम वो जो प्रोसीड्यूर है कैसे आया है पाई आर स्क्वायर, वो डिटरमिन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो जानना भी जरूरी है। वो तो हमने बुक में लिखा है, सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है, हमने भी मान लिया सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन किसने कहा, कोई प्रूफ है क्या किसी के पास? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, क्योंकि वो तो हमने रट लिया है, बुक में लिखा है, हमने रट लिया, उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन वो आता कैसे है, ठीक है, कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा, कोई ना प्रूफ तो होगा, इधर बिना प्रूफ के हम कैसे कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे एक एक करके जो एरिया जो कैसे आता है उसका थोड़ा प्रूफ करके, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन काम आता है, ठीक है। तो इतना दिन तक तुमने प्रूफ नहीं कहा गया, इसलिए क्योंकि तुम्हें तब तक इंटीग्रेशन नहीं पता था, 10th क्लास में इंटीग्रेशन नहीं पता था, इसीलिए वहां पे प्रूफ तुम्हें बताया नहीं गया है, जस्ट ये बताएगा फॉर्मूला ये रट लो और उसके ऊपर प्रॉब्लम करो, ठीक है। तो आप तो थोड़ा बड़े हो गए हो, अब इंटीग्रेशन भी पता है, तो आप ये जो एरिया कैसे आता है, रेक्टेंगल का एरिया B इंटू एच होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वो कैसे आता है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ है B और डेप्थ है D, ठीक है, जिसका विड्थ है B और डेप्थ है D, हमें डिटरमिन करना पड़ेगा इसका एरिया हमें पता है B इंटू डी, लेकिन वो प्रोसीड्यूर कैसे आता है B इंटू डी वो हम डिटरमिन करें, ठीक है। तो इसको डिटरमिन करने के लिए इंटीग्रेशन काम आता है। इंटीग्रेशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एक छोटा इलेमेंटल एरिया जो पूरा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से एक थोड़ा छोटा एरिया हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द कोई बहुत छोटा छोटा इलेमेंट को जोड़ के बड़ा इलेमेंट बनाना है, वो इंटीग्रेशन। दो पोर्शन है, इंटीग्रेशन है कि डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब छोटा छोटा यूनिट को जोड़ के हम बड़ा यूनिट बना रहे हैं, और डिफरेंशिएशन मतलब एक बड़ा सा इलेमेंट को हम टुकड़ों में बांट रहे हैं, ठीक, वो है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो पूरा रेक्टेंगल का एरिया है, पूरा रेक्टेंगल का एरिया से हम थोड़ा छोटा एरिया कंसीडर करेंगे, एक थोड़ा छोटा एरिया ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक छोटा एरिया है डी वाई, जिसका थिकनेस है डी वाई और जिसका विड्थ है बी, ठीक है, जिसका विड्थ है बी, छोटा एरिया, सबसे छोटा एरिया लिया हमने, ठीक है, छोटा एरिया। तो ये छोटा एरिया को हम अगर सम करेंगे, पूरा रेक्टेंगल सम करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है, पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो कंसीडर इलेमेंटल एरिया डी है जिसका एरिया है डी ए, ठीक है, डी ए मतलब छोटा एरिया जिसका एरिया डी है और उसका साइज है, थिकनेस है डी वाई और विड्थ है हमारा बी, ठीक है। और ये है, ये जो बेस है, बेस से डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस में है, ठीक है। ये मान लो हमारा अगर बेस होगा, ये अगर बेस है, मान लो ये जो है ये बेस है, ठीक है। तो बेस से वाई डिस्टेंस में हमने क्या किया, वाई डिस्टेंस में हमने डी वाई थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, जी वाई थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है जिसका विड्थ है बी,
ठीक है, जिसका विड्थ है b, ठीक है। तो नाउ dy इक्वल टू, जो dy है dy इक्वल टू b इंटू dy, छोटा एरिया, ठीक, छोटा एरिया का छोटा एलिमेंट का एरिया d है, जिसका विड्थ है थिकनेस है dy और विड्थ है b, दैट इज इक्वल टू da इक्वल टू b इंटू dy, ठीक है। छोटा एरिया, साइज पता है, एरिया छोटा एरिया इक्वल टू b इंटू dy। अब हम पूरा रेक्टेंगल का एरिया डिटरमिन करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा छोटा एरिया को सम करना पड़ेगा। ये जो छोटा एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए, ठीक है, समेशन ऑफ डी ए, समेशन मतलब सब पूरा का पूरा एरिया को हमने सम करेंगे। छोटा छोटा इलेमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ये इलेमेंट नंबर 1 है, और भी ऐसे बहुत सारी इलेमेंट नंबर 2 है, इलेमेंट नंबर 3 है, ठीक है, इलेमेंट नंबर 4 है, ऐसे करके बहुत सारी इलेमेंट में बांट लिया पूरा एरिया को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा सारा इलेमेंट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसलिए हमने लिखा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ डी, ठीक है, समेशन ऑफ डी। तो इस समेशन का और एक नाम होता है, जो मैंने अभी बताया, जो समेशन करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, समेशन करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो डीए का फॉर्मूला, तो स्मॉल डी का वैल्यू क्या है, स्मॉल डी का वैल्यू है b इंटू डी वाई, वो हमने बैठा दिया यहाँ पे b इंटू डी वाई, ठीक है, b इंटू डी वाई जो हमने ऑलरेडी डिटर्मिन कर लिया। एक इलेमेंटल एरिया डी इक्वल टू हमने b इंटू डी वाई ऑलरेडी हमने डिटर्मिन कर लिया। तो यहाँ पे डी का जगह पे हमने b इंटू डी वाई बैठा दिया, ठीक है, b इंटू डी वाई बैठा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। समेशन मैंने ऑलरेडी बताया, समेशन इंटीग्रेशन मतलब नथिंग बट द समेशन ऑफ छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा एलिमेंट को अगर सम करेंगे तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, सम कर रहा है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन, समेशन का जो साइन है उसको हटा के इंटीग्रेशन लिख दे, इंटीग्रेशन साइन दिखने में इसी टाइप का आता है, ठीक है। ये साइन है समेशन का साइन, और ये साइन को थोड़ा एक्सटेंड करोगी तो इस टाइप का आएगा, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एस का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म, एस मतलब समेशन, ठीक है। तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो एस टाइप का दिखने में आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सीन है, इंटीग्रेशन मतलब समेशन और कुछ नहीं। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन बी इंटू डी वाई, राइट, इंटीग्रेशन बी इंटू डी वाई, ठीक है। और अब हम लिमिट कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन कब तक करेंगे, ये जो हमने वैल्यू लिया, जो वाई इलेमेंटल एरिया डी वाई थिकनेस का एक इलेमेंटल एरिया लिया, जिसका बेस है ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को बेस से हमने कंसीडर किया, बेस से वाई डिस्टेंस में, ठीक है। तो पूरा एरिया का हमने पूरा जो रेक्टेंगल का एरिया डिटरमिन करने के लिए वाई वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वाई वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है, और मैक्सिमम होता है डी, मिनिमम 0 मैक्सिमम डी, ठीक है। और मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों जो वैल्यू है इसे कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। वाई वैल्यू अगर जब 0 होगा, तब इलेमेंटल एरिया इस पोर्शन में होगा, ठीक है। और वाई वैल्यू जब डी होगा तो इलेमेंटल एरिया का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं लिमिट, ठीक है, लिमिट 0 टू कैपिटल डी, मिनिमम लिमिट 0 और मैक्सिमम लिमिट कैपिटल डी, क्योंकि वाई वेरिएबल है, यहाँ पे वाई वेरिएबल है, वाई वेरी करेंगे तो एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके हम पहुंच जाएंगे। एलिमेंट 1 है, अगर पूरा फिगर को हम अगर कंसीडर करेंगे तो, ठीक है, पूरा फिगर को हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी एलिमेंट में ड्रॉ करेंगे, मतलब ये एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 5, और किसी भी एलिमेंट का डिस्टेंस अगर मान लो y है, तो y वैल्यू अगर 0 है, y वैल्यू 0 मतलब एलिमेंट नंबर 1 आएगा, और y वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 एलिमेंट में डिविजन है, y वैल्यू y इक्वल टू अगर d होगा, y वैल्यू मान लो d है, y वैल्यू मान लो d है, तो अब एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो मिनिमम जो वैल्यू है उसे कहता है लोअर लिमिट, और मैक्सिमम जो वैल्यू है उसे कहता है अपर लिमिट, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन का लिमिट इसी से भी डिनोट होता है, नीचे होता है लोअर लिमिट और ऊपर होता है अपर लिमिट। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन 0 टू डी बी इंटू डी वाई, तो बी इंटू डी वाई तो हमारा इलेमेंटल एरिया है, तो इलेमेंटल एरिया को 0 टू डी तक हम इंटीग्रेट करें, ठीक है। जो y का लिमिट है, y का लिमिट मिनिमम लिमिट 0 है, मैक्सिमम लिमिट
डी है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 to D तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तब क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का एक रूल है, जो कांस्टेंट वैल्यू है बी जो है, देखो यहाँ पे बी है, बी विथ कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे वेरी है dy वेरी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि dy एलिमेंटल थिकनेस है, इसलिए dy वेरी कर रहा है। लेकिन जो b है, यह जो b है, b कांस्टेंट है। ठीक है, विथ द रेक्टेंगल कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। तो इंटीग्रेशन का रूल है, जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने b जो है, b को बाहर कर दिया, और dy का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का मान लो dy है, dy का इंटीग्रेशन करने का आएगा y, dy का इंटीग्रेशन y होता है, और इंटीग्रेशन, ठीक है, y dy का इंटीग्रेशन आता है y²/2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में सब पढ़ा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू y आएगा, इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू y²/2 आएगा। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, अगर b बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन dy है, तो dy का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें आएगा y। यहाँ पे देखो मैंने y लिख दिया, और जो लिमिट है, लिमिट को थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट d, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट d। तो यहाँ पे 0 और d हमने बिठा दिया। ठीक है, ठीक है, तो और ये जो लिमिट हमने 0 d बिठा दिया, तो इसको ये करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा। तो a इक्वल टू b तो बाहर है, और y वैल्यू अपर लिमिट 0, तो ऑल टाइम क्या करने का, इसी टाइप का जब लिमिट लिखेंगे हम इंटीग्रेशन में, जब लिमिट आएगा, ठीक है, तो ऑल टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी लिमिटिंग डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, इसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये डेफिनिट इंटीग्रल को, ये जो इंटीग्रेशन है, इसी इंटीग्रेशन को अगर हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट आएगा, y वैल्यू पहले d आएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट वैल्यू पहले यहाँ पे y पे अपर लिमिट बिठाएंगे, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट बिठाएंगे। ठीक है, पहले अपर लिमिट बिठाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट बिठाएंगे। ठीक है, देखो अपर लिमिट d, ठीक है, अपर लिमिट d, तो y के जगह पे हम d बिठा दिया, माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो y लोअर लिमिट 0, y के वैल्यू y के जगह पे हमने 0 बिठा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का जो लिमिट फॉर्म है, लिमिट फॉर्म के एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखने का तरीका है ये। ठीक है, तो देखो, तो b इंटू डी माइनस 0 मतलब d। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू b इंटू डी माइनस 0 मतलब d, दैट इज b इंटू डी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू b इंटू डी। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी हमने पता है। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया डिटरमिन होता है इस टाइप का। क्लियर सबको, समझ में आया? यस सर। ओके, तो इस टाइप का एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, इंटीग्रेशन करके हम छोटा 11 को, मेनली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इंटीग्रेशन तो मैथमेटिक्स टीचर समझा देंगे, कॉन्सेप्ट ये है, छोटा इलेमेंटल एरिया को हम अगर सम करेंगे तो बड़ा एरिया का जो बड़ा एरिया का बड़ा प्लेन फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल का तो ऑलरेडी हमने पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिगर है जिसका शेप हमने पता नहीं, और डेफिनेट शेप नहीं। मान लो इस टाइप का कोई शेप आएगा, ठीक है, मान लो इस टाइप का कोई, तो अब हम एरिया कैसे डिटरमिन करेंगे? तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का तो जस्ट ऐसे जो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला बताया, लेकिन इस टाइप का जो कोई इरेगुलर शेप का आएगा, रेगुलर शेप आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इरेगुलर शेप का जो जब कोई एरिया आएगा, उसका फिगर आएगा, तब उसका एरिया कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उस टाइप तब क्या करेंगे, हम ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला को यूज करेंगे। और जो हमने पैराबोला दिया था ना, पैराबोला का एरिया भी हम इंटीग्रेशन करके हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी है, इसीलिए मैंने इजी मेथड पहले दिखा दिया। तो ये इरेगुलर शेप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेशन में मास्टर होना चाहिए, उसके बाद ही इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो ये है हमारा रेक्टेंगल की। सिमिलरली हम ट्राइंगल का भी हम कर सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ट्राइंगल का देख लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल जिसका बेस है b और हाइट है h। ठीक है, बेस b है, हाइट h है, उसका एरिया डिटरमिन करना है। इसका एरिया तो ऑलरेडी हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, लेकिन हमने इंटीग्रेशन के थ्रू
कैसे डिटरमाइन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले कंसीडर करना पड़ेगा बेस से y डिस्टेंस में एक इलेमेंटल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। देखो लेट अस कंसीडर इलेमेंटल एरिया B1, ठीक है, ये देखो इलेमेंटल एरिया, ठीक है, dy थिकनेस का इलेमेंटल एरिया कंसीडर किया हमने, ठीक है, जिसका विड्थ है B1 और डिस्टेंस है जो एफिक्स पॉइंट है, एफिक्स पॉइंट डिस्टेंस है y, ठीक है, एफिक्स पॉइंट से y डिस्टेंस में है। ट्रायंगल का जो एफिक्स पॉइंट है, एफिक्स पॉइंट से y डिस्टेंस में एक इलेमेंटल एरिया कंसीडर किया हमने, इसका विड्थ है B1 और थिकनेस है dy। तो इसका इलेमेंटल एरिया का इलेमेंटल जो इलेमेंट है, इलेमेंटल एरिया है, इलेमेंटल एरिया का एरिया है हमारा डी ए, ठीक है, डी ए इक्वल टू B1 इंटू डी वाई, ठीक, छोटा इलेमेंटल एरिया, ठीक है। और उसको एरिया डिटरमाइन करने से पहले एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने यूज करना पड़ेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई, देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सेम एपिक्स पॉइंट है, ठीक है, दोनों एंगल ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और सेम एंगल, तीन एंगल अगर इक्वल रहेगा, ठीक है, तीन एंगल अगर इक्वल रहेगा तो उसे कहते हैं हमें सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पता है, ठीक है, एक ट्रायंगल का हाइट और पहला ट्रायंगल का हाइट है, पहला ट्रायंगल का हाइट है, मान लो ये जो ए है ए बी सी ट्रायंगल और ए डी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी, है ना। तो इसका ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, छोटा ट्रायंगल का एबीसी का हाइट क्या है y डिवाइड बाय बेस B1 इक्वल टू होगा पूरा जो पूरा ट्रायंगल का है ADE, जो ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल का हाइट है h और हमें बेस है b, ठीक है, बेस है b, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सिमिलरिटी ट्रायंगल का सिमिलरिटी जो प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है हाइट बाय बेस इक्वल टू, एक ट्रायंगल का हाइट बाय बेस इक्वल टू दूसरी ट्रायंगल का हाइट बाय बेस, और बेस बाय हाइट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हमने पता है, क्लास 10 पे मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे b बाई एच इक्वल टू B1 बाई एच, मैंने यहाँ पे बेस बाय हाइट लिखा, कोई बात नहीं, हाइट बाय बेस और बेस बाय हाइट कोई भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ से हम B1 का वैल्यू जो है, यहाँ पे इलेमेंटल विड्थ जो है B1 का वैल्यू हमें डिटरमिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे B1 इक्वल टू हमें कितना आ रहा है, b बाई एच इंटू वाई आ रहा है, ठीक है। जस्ट उसको कंसीडर करेंगे, ये b y को यहाँ पे कंसीडर कर देंगे, तो हमें B1 इक्वल टू b बाई एच इंटू वाई, ठीक है। ये वैल्यू हमने काम आएगा, ये वैल्यू डिटरमिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में काम आएगा, इसलिए हमने डिटरमिन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमने B1 का वैल्यू b बाई एच इंटू वाई हमने डिटरमिन कर दिया। अब हम जो इलेमेंटल एरिया हम कंसीडर करेंगे DA, ठीक है, जो इलेमेंटल प्लेट हमने कंसीडर किया, इलेमेंटल प्लेट जो हमने कंसीडर किया उसका एरिया भी डिटरमिन करना है, एरिया DA इक्वल टू हमें आएगा B1 इंटू डी वाई, और B1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी पता है, B1 का वैल्यू है हमारा B1 का वैल्यू है हमें b बाई एच इंटू वाई, यहाँ पे देखो b बाई एच b इंटू वाई बाई एच, ठीक है, और b बाई एच इंटू वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये DA इक्वल टू हमें आ रहेगा b बाई एच इंटू वाई डी वाई, b बाई एच इंटू वाई डी वाई, ठीक है। तो ये DA का वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया। आप क्या करेंगे, पूरा छोटा छोटा जो DA है, बहुत सारी इलेमेंटल जो एरिया है, ठीक है। तो हमने सिमिलरिटी ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल का सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हमने डिटरमिन कर लिया जो इलेमेंटल विड्थ है, इलेमेंटल प्लेट का जो विड्थ है B1 का वैल्यू हमने डिटरमिन कर लिया, दैट इज b बाई एच इंटू वाई, और इलेमेंटल प्लेट का एरिया होगा DA इक्वल टू B1 इंटू डी वाई, दैट इज इक्वल टू B1 के जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू बैठा दिया b बाई एच इंटू वाई, तो दैट इज DA इक्वल टू आ रहा है हमारा, DA इक्वल टू आ रहा है b इंटू वाई बाई एच इंटू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, एरिया डिटरमिन करने के लिए हमने क्या करेंगे, समेशन ऑफ DA करेंगे, तो इलेमेंटल प्लेट, छोटा छोटा इलेमेंटल प्लेट हमने कंसीडर किया उसको सम करेंगे,
एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए, समेशन ऑफ डी ए मतलब डी ए का वैल्यू है बी इंटू वाई बाई एच इंटू डी वाई, ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू समेशन ऑफ बी इंटू वाई बाई एच इंटू डी वाई। तो समेशन मतलब दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ए इक्वल टू इंटीग्रेशन बी बाई एच इंटू वाई डी वाई, ठीक है, और बी बाई जो एच है कांस्टेंट वैल्यू है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वाई वैल्यू है, वाई वैल्यू का लिमिट हमने डिटरमाइन करनी है, क्योंकि वाई वेरिएबल है, ठीक है, वाई वैल्यू अगर 0 होगा तो वो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, और ये वाई वैल्यू अगर एच होगा तो एलिमेंट ये एलिमेंट रहेगा, ठीक है, ये एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, जो वाई का जो वेरिएबल वाई का है मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू एच है, ठीक है, इसलिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एच, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एच, और बी बाई एच इंटू वाई डी वाई, बी बाई एच इंटू वाई डी वाई जो ऑलरेडी हमें पता है। तो दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बी बाई जो बी बाई एच है वो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो और इंटीग्रेशन का अंदर कौन सी रह गया, इंटीग्रेशन का अंदर रह गया हमें जस्ट इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन वाई डी वाई का, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन इसका वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 हमने लिख दिया, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एच, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एच। ये लिमिट फॉर्म से, इंटीग्रेशन का लिमिट फॉर्म से एक्सप्रेशन में लिखने के लिए पहले अपर लिमिट बैठना पड़ता है, उसके बाद लोअर लिमिट बैठना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो बी बाई एच तो कांस्टेंट वैल्यू, तो पहले अपर लिमिट एच बैठाएंगे, तो एच स्क्वायर बाई 2 वाई के जगह पे एच बैठाएंगे, एच स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एच स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो दैट इज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली आएगा, एरिया आएगा बी बाई एच इंटू एच स्क्वायर बाई 2, एच कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, जो हमने इंटीग्रेशन करके उसको डिटरमिन कर दिया, जो इतने दिन हमें फॉर्मूला पता था, अब हमने सीख लिया कैसे आया है, जो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड कैसे आया है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया भी हम डिटरमिन कर पाएंगे, देख लेते हैं सर्कल का एरिया, ठीक है। ये इसका डिटरमिन करने का तरीका थोड़ा अलग है, ये भी इंटीग्रेशन फॉर्म में हम डिटरमिन करेंगे, लेकिन थोड़ा एलिमेंटल जो एरिया है वो कंसीडर करने का तरीका अलग है। तो मतलब कंसीडर करो सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, उसका एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होगा, वो कैसे आता है वो हम डिटरमिन करेंगे। तो पहले किसी भी एरिया को, किसी भी शेप का, किसी भी फिगर का एरिया डिटरमिन करने के लिए पहले एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर करना पड़ता है, छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उसी छोटा एरिया को इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो पहले मान लो एक एलिमेंटल एरिया डी ए कंसीडर किया हमने, जिसका रेडियस है आर और एंगल है डी थीटा, ये देखो ये हमारा जो यहाँ पे देखो कलर में ये है, इसका एरिया है डी ए, ये जो छोटा एलिमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया, इसका एरिया है डी ए, ठीक है, इसका रेडियस है, देखो यहाँ पे रेडियस है आर, और इसका जो छोटा एंगल है डी थीटा एंगल है, ठीक है, पूरा एंगल थीटा है, और ये जो बेस है, बेस से एंगल है थीटा एंगल में एक एलिमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया जो थीटा एंगल में है, और जिसका एफिक्स एंगल है, ये छोटा ट्राइंगल, देखो एक छोटा ट्राइंगल होगा इसका, जो एलिमेंटल एरिया है तो एफिक्स एंगल है डी थीटा, और ये साइड है रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर, और ये हमारा ये जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में है, ठीक है। तो इस टाइप का एलिमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो कोई बता सकता है यहाँ पे, ये 10th का है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये कर्व है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लो आर है, और ये मान लो थीटा है, ठीक है, थीटा एक एंगल है, रेडियस आर है, इस सर्कल का ये जो लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? थीटा इंटू आर, है थीटा इंटू आर, राइट, थैंक यू, थीटा आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू थीटा रेडियन में होगा यहाँ पे, थीटा इंटू आर, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे हमने कंसीडर किया, ठीक है। यहाँ पे देखो
जो डी इलेमेंटल एरिया डीए है, इलेमेंटल एरिया डीए एक्सिस के साथ थीटा एंगल में है, रेडियस आर है, डी थीटा है हमारा एफिक्स एंगल, तो देखो और रेडियस है आर, तो इसलिए देखो बेस ऑफ द इलेमेंटल ट्रायंगल का आर इंटू डी थीटा, ठीक है। वो सेम फॉर्मूला में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला में अप्लाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये इलेमेंटल एरिया को हमारा बड़ा करके देखेंगे तो देखो ये इस टाइप का होगा, ठीक है। ये एंगल हमारा डी थीटा और ये रेडियस है, तो ये जो बेस है, बेस हम नथिंग बट आर इंटू डी थीटा होगा, आर इंटू डी थीटा होगा, ठीक है। तो इलेमेंटल एरिया का इलेमेंटल जो इलेमेंट है, इलेमेंटल इलेमेंट एरिया का एरिया होगा डी ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाइट। तो देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस मतलब यहाँ पे आर इंटू डी थीटा, हाइट मतलब हमारा आर, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। ये है जो इलेमेंटल एरिया, छोटा एरिया जो डी ए है, तो डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर सबको ये? ठीक है, तो बेस है डी थीटा, हाइट है आर, तरंग दैट इज इलेमेंटल एरिया जो है, इलेमेंटल एरिया, इलेमेंटल जो प्लेट है, इलेमेंटल प्लेट छोटा छोटा ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगुलर प्लेट का एरिया है डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा, जो ऑलरेडी हमने अभी भी डिटरमिन किया है। अब क्या है, पूरा सर्कल का एरिया डिटरमिन करने के लिए हमें सम करना पड़ेगा, छोटा छोटा एलिमेंट को पूरा सम करेंगे, तो सम करेंगे मतलब ये जो छोटा एरिया है इसको 360 घुमाएंगे, देखो ये जो पूरा पूरा वो हमारा सेंटर पॉइंट है, और ये छोटा छोटा इलेमेंटल जो छोटा इलेमेंटल ट्रायंगल है उसको 360 घुमाएंगे, ठीक है। तो थीटा वैल्यू, थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 मतलब इलेमेंटल एरिया यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा पूरा 360 घुमाएंगे, 360 घुमाने के बाद अगर थीटा इक्वल टू 2 पाई होगा मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका थीटा का लोअर लिमिट होगा 0 में, अपर लिमिट होगा ये 2 पाई 360, ठीक है। पूरा 360 घुमाएंगे तो पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का पूरा का जो एंगल है 360 आता है, तो थीटा वैल्यू जब 0 होगा तब इलेमेंटल एरिया इस पॉइंट में रहेगा, और थीटा वैल्यू जब 360 होगा तब इलेमेंटल एरिया इस पॉइंट में रहेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पूरा घूमेगा, पूरा घूमेगा, ठीक। तो नाउ एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए, ठीक है। इलेमेंटल एरिया को सम करेंगे, तो डी ए के जगह पे, डी ए का वैल्यू हमने डिटरमिन कर लिया आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा, तो डी ए के जगह पे आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बैठा दिया। अब क्या करेंगे, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, समेशन को हटा के इंटीग्रेशन लिख दिया हमने, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, जो ऑलरेडी हमने डिटरमिन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस तो कांस्टेंट रहता है सर्कल का, तो इसलिए आर और जो हाफ है आर स्क्वायर बाई 2 वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इसका लिमिट होगा, लोअर लिमिट 0 होगा, क्योंकि थीटा एंगल में है, जो छोटा ट्रायंगुलर ये जो छोटा एंगल है, छोटा जो इलेमेंटल एरिया है उसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल में है, तो थीटा वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू हमारा 2 पाई होगा, 360 मतलब 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट, इंटीग्रेशन का लिमिट बैठाएंगे 0 टू 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए बाहर आ जाएगा, और जैसे डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आता है, सिमिलर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू वाई आएगा, सिमिलरली इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू भी थीटा आएगा, ठीक है। सेम सेम फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू वाई, इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन वैल्यू हमने डी थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो हमने बढ़ा दिया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट हमारा 0, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट 0, तो थीटा के जगह पे पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब 2 पाई आएगा, ठीक है। तो 2 पाई में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर रह जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द
सॉरी रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ द सर्कल होगा, यहाँ पे थोड़ा ये है, एरिया ऑफ द सर्कल होगा ये। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर सबको? सर्कल का एरिया कैसे आता है? सिमिलरली सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया डिटरमिन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जस्ट लिमिट को सेमी सर्कल के लिए 0 to पाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री है ना, सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री, और क्वार्टर सर्कल मतलब 90 डिग्री, 0 to पाई/2 होगा, ठीक है। जस्ट इंटीग्रेशन को लिमिट का चेंज कर देंगे तो हमें सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल का एरिया आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर सबको? Yes sir. ओके। तो अब तक हमने डिटरमिन कर रहा था प्रीवियस क्लास के जो डिस्कशन था, मेनली क्लास 10 और 12 का, एरिया कैसे आता है, किसी भी प्लेन फिगर का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, और एरिया जो फॉर्मूला हो कैसे आता है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। अभी भी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एंटर नहीं किया है, तो अब हम देखेंगे अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज सीजी, व्हाट इज सेंट्रोइड, ठीक है। तो सीजी के बारे में कुछ मत सुने होगा। सीजी कॉन्सेप्ट है, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो टर्म है वो जनरली बॉडी का वेट से रिलेटेड है, तो इज नथिंग बट द जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वेट जिस पॉइंट के थ्रू काम करता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी का तो पूरा बॉडी का तो एक वेट रहेगा, ठीक है, पूरा बॉडी का एक वेट रहेगा, ठीक है। मान लो पूरा बॉडी को, ये देखो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, बहुत बड़ा एक बॉडी है, इसको हम छोटा छोटा बहुत सारी 11 में हमने डिवाइड कर लिया, छोटा बहुत सारी 11 में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। हर एक 11 का छोटा वेट रहेगा, ठीक है। W1 W2 W1 W2 W3 W4 बहुत सारी वेट है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट है, छोटा 11 में डिवाइड कर लिया। हर एक 11 में इंडिविजुअल वेट रहेगा, ठीक है। हर एक वेट का अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, पूरा वेट का जो रिजल्टेंट वेट है, ठीक है, जो पूरा वेट है, बहुत सारी वेट है, W1 W2 W3 छोटा वेट है, और सारा वेट का एक रिजल्टेंट वेट है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल W, इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक है। रिजल्टेंट वेट है, ठीक है, छोटा बहुत वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द होल बॉडी, वेट ऑफ द होल बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ द होल बॉडी कैपिटल W, ठीक है। ये जो छोटा 11 में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, उसका सम करेंगे तो पूरा बॉडी का वेट आ जाएगा। ये जो कैपिटल रिजल्टेंट वेट है, रिजल्टेंट वेट का भी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि छोटा 11 का जो वेट है उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, सिमिलरली जो बड़ा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका भी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। मान लो इसी का कहाँ पे एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। पूरा बॉडी का वेट जिस पॉइंट के थ्रू काम करता है, पूरा बॉडी का वेट जिस पॉइंट के थ्रू काम करता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। माइंड इट, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का वेट से रिलेटेड है, वेट ऑफ द बॉडी, नॉट मास, बॉडी का वेट से रिलेटेड है, क्योंकि हमें फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ठीक है, ठीक है। वेट का डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? एनीवन? वेट का डेफिनेशन बताओ। Sir, the force applied on a body by gravity. फोर्स किसकी अप्लाई, बतानी है? वेट, मास और वेट का डेफिनेशन आता है ना, क्लास 9 10 में पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ मास, डेफिनेशन ऑफ वेट। The force by which an earth attract an object toward its center is called weight. हाँ,
ठीक, कोई भी बॉडी को अर्थ, कोई भी बॉडी को मान लो ये पूरा अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, किसी भी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स में अपने सेंटर के डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, उसी जिस फोर्स में अट्रैक्ट करेगा उसी को कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसीलिए सीजी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी पॉइंट रिलेटेड टू वेट। ठीक है, रिलेटेड टू वेट, क्योंकि वहां पे फोर्स काम करेगा और मास अलग है। ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं रहता, मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट जगह पे बॉडी का वेट वेरी करता है। ये बेस मेनली डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द नथिंग बट द पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू इज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। जिस पॉइंट के थ्रू उस बॉडी को काम, पूरा वेट काम करेगा, जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वेट काम करेगा, उसी पॉइंट को कहते हैं उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसी बॉडी को कहते हैं उसके बॉडी, उसी पॉइंट को कहते हैं उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको डिटरमिन करने के लिए एक है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने एक्स्ट्रा किया। जो लाइन ऑफ एक्शन डिटरमिन करने के लिए, मान लो एक बॉडी है, बॉडी को एक स्ट्रिंग से, एक केबल से यहाँ पे बांध के सीलिंग से हमने अगर थोड़ा झूला दिया, तो क्या करेंगे, जो केबल में जो टेंशन आएगा, वो टेंशन इक्वल टू आएगा हमारा वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, टेंशन इक्वल टू आएगा वेट ऑफ द बॉडी, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, मान लो इस पूरा बॉडी का अगर वेट W होगा, तो यहाँ पे जो केबल में टेंशन आएगा, टेंशन इक्वल टू भी W आएगा। और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों एक ही लाइन में काम करेगा, तब भी ये स्टेबल रह पाएगा, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी ऑफ द फोर्स सिस्टम में स्टेबिलिटी पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसलिए हम यहाँ पे देखो, इस केबल का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसी लाइन ऑफ एक्शन में क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन आएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन से किसी भी एक पॉइंट में होगा। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट में होगा। तो the definition is nothing but the point through is the resultant of force of gravity of the body weight is known as center of gravity। ठीक है, जिस पॉइंट के थ्रू पूरा बॉडी का वेट जिस पॉइंट के थ्रू काम करेगा, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर सबको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? यस सर। बाकी स्टूडेंट? यस सर। एक दो स्टूडेंट बोलता है यस सर, बाकी कहाँ पे चला गया, है कि नहीं मीटिंग में? बताओ। यस सर। ओके, यस सर है। थोड़ा बहुत मुझे भी, हाँ ठीक है, थोड़ा मुझे भी एहसास दिलाओ ना कि हम मीटिंग में क्लास में हो। ठीक है, तो ये है हमारा सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। तो मेनली डिपेंड अपॉन द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आता है। ठीक है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिपेंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मान लो किसी भी बॉडी है, किसी भी बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में हम बताएंगे। मान लो एक पोजीशन ये है, ठीक है, एक पोजीशन ये पोजीशन में है, तो ये पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो या कोई इस पॉइंट में एक जगह पे होगा, और इसका ओरिएंटेशन आप चेंज कर देंगे तो भी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट में रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस बॉडी को, ठीक है, देखो डिफरेंट ओरिएंटेशन में हमने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में हमने अगर रख दिया है। ठीक है, मान लो ये स्टेट कंडीशन में, ये थोड़ा इंक्लाइन करके रखा है, ये थोड़ा घुमा के रखा है, लेकिन जिस ओरिएंटेशन में भी हम रखेंगे क्या करें, लेकिन वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर पोजीशन में सेम पॉइंट में रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर पोजीशन में सेम पॉइंट में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और एक कैरेक्टरिस्टिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कंसीडर करेंगे ओनली 3D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओनली 3D ऑब्जेक्ट के लिए जिसका वॉल्यूम है, मास है, जिस बॉडी का वॉल्यूम और मास है, उसी बॉडी के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करें। अदरवाइज अगर जिस बॉडी का मास भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स।
पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। सेकंड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कंसीडर ओनली फॉर द 3D ऑब्जेक्ट। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सी काम में आता है, स्टेबिलिटी, बॉडी का स्टेबिलिटी में बहुत सारा ये मेन काम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमिन करने का मेन हमें ऑब्जेक्टिव है बॉडी का स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। जिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो जनरली बॉडी का जो स्टेबिलिटी है वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जितना ऊंचाई पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, किसी भी बॉडी का जितना ऊंचाई पे रहेगा वो उतना ही क्या होगा, वो अनस्टेबल रहेगा। इसीलिए देखो शिप में जब जाओगे, जो जहाज शिप है, शिप में क्या करेगा, जो थोड़ा नीचे का पोर्शन में ज्यादा वेट का रखते हैं, ठीक है। ऊपर ज्यादा शिप का ऊपर पोर्शन में ज्यादा वेट नहीं रखते, क्योंकि अगर ज्यादा ऊपर में वेट रखेंगे क्या होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा ये शिप रोटेट करके क्या करेगा, डूब सकता है, ठीक है, रोटेट करके डूब सकता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी और तब भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। किसी भी बॉडी तब भी स्टेबल रहेगा जब इसका पॉइंट बेस के आसपास पे रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा उतना बॉडी स्टेबल रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर रहेगा वो अब होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन विच द एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज कंसिडर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या है, जो पूरा वेट जिस पॉइंट के थ्रू काम करता है उसे कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास है जिस पॉइंट के थ्रू पूरा बॉडी का मास जिस पॉइंट के थ्रू काम करेगा उसे कहता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस ओनली ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस है, एक है हमारा वेट और दूसरी हमारा मास। तो वेट जब भी आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट में रहेगा जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल हो, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG इक्वल टू CM होगा। जिस पॉइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पॉइंट में सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तब क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों इक्वल पॉइंट में नहीं रहेगा। दूसरी पॉइंट में, एक पॉइंट में सेंटर ऑफ मास रहेगा, दूसरी पॉइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। तो जनरली नॉन यूनिफॉर्म होता है, जनरली जब जहाँ पे ये होता है, जब एस्ट्रोनॉमी में होता है ना, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अगर जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि फॉर मून सेंटर ऑफ मास इज वेरी क्लोज टू जियोमेट्रिक सेंटर और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्लाइटली टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स इन मून, ठीक है। तो अर्थ का मून का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग पॉइंट में होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहां पे दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अलग होता है। मून का साइज भी बहुत बड़ा है और स्पेस में अर्थ से बहुत डिस्टेंस में है, ठीक है। और इट इज एप्लीकेबल टू 3D ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। अब देखिए और एक पॉइंट है सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट के लिए तीन है, एक है सेंटर ऑफ वॉल्यूम। तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच द पूरा बॉडी का जो वॉल्यूम जिस पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट रहता है, जिस पॉइंट के थ्रू काम करता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ वॉल्यूम। तो दैट इज द सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज नथिंग बट द it is a geometric point of a solid body at which the entire volume of the body is supposed to be concentrated, ठीक है। जिस पॉइंट के थ्रू पूरा बॉडी काम करता है, जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वॉल्यूम काम करता है, मान लो पूरा वॉल्यूम भी है, तो जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वॉल्यूम काम करता है उसे कहता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम। जैसे जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वेट ऑफ द बॉडी काम करता है उसे कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जिस पॉइंट के थ्रू पूरा मास काम करता है उसे कहता है सेंटर ऑफ मास, और जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वॉल्यूम काम करेगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ वॉल्यूम। तो तीनों है, तीन पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वॉल्यूम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है पूरा वेट जिस पॉइंट के थ्रू काम करेगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वॉल्यूम काम करेगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ वॉल्यूम, और जिस पॉइंट के थ्रू पूरा मास काम करेगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास,
ठीक है, तीनों में, ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सेंटर ऑफ वॉल्यूम तो अब होगा, जॉब क्या करेगा, ये जो बॉडी का डेंसिटी है, बॉडी का डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, डेंसिटी हर जगह पे सेम रहेगा, किसी भी बॉडी का डेंसिटी हर जगह पे सेम रहेगा, तो अब क्या करेगा, जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम दोनों एक ही पॉइंट में रहेगा। अगर डेंसिटी सेम नहीं होगा, डेंसिटी सेम नहीं होगा, तो अब क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वॉल्यूम और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग पॉइंट में होगा। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ वॉल्यूम और सेंटर ऑफ मास सेम है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम और सेंटर ऑफ मास सेम। और फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिफॉर्म डेंसिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में तो अब होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वॉल्यूम तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में होगा। उसका कंडीशन है, एक नंबर है डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा और दो नंबर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा, ग्रेविटी फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिफॉर्म डेंसिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम तीनों एक ही पॉइंट में रहेगा। कोई भी अगर डिफरेंस होगा तो नहीं रहेगा। मान लो यूनिफॉर्म डेंसिटी है लेकिन यूनिफॉर्म ग्रेविटी नहीं है, तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम एक ही पॉइंट में रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट में रहेगा। ठीक है, मान लो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट में रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ वॉल्यूम अलग पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो दो पैरामीटर है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है डेंसिटी। तो किसी भी बॉडी का डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यूनिफॉर्म रहेगा तब तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में कोइंसाइड। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में कंसीडर करेगा, उसका कंडीशन है यूनिफॉर्म ग्रेविटी और यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। तो जनरली हम अर्थ सरफेस में छोटा ऑब्जेक्ट को लेकर काम करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम तीनों एक ही पॉइंट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान लो कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई ब्रिज बना रहा है, तो ये अर्थ का साइज से थोड़ा बहुत छोटा है। ठीक है, और अर्थ का सरफेस में है, इसीलिए हम जितना भी हम मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल काम करेंगे उसमें तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में हम कंसीडर करके काम करेंगे। ठीक है, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हमने बता दिया। बताओ, सबको समझ में आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम में क्या होता है और अंतर क्या है तीनों में? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करो, कोई डाउट हो तो बता दो। किसी की मन में कोई क्वेश्चन आए तो बता दो, मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं सेंट्रोइड। तो आप तक हम डिस्कशन कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन कर रहा था और मेनली हम डिस्कशन कर रहे थे 3D ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट के जनरली ये तीनों जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम, तीनों 3D ऑब्जेक्ट के होता है और 3D ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रोइड, मेनली जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द किसी भी बॉडी का जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ होता है, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए जनरली एरिया हो गया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसका 2 डायमेंशन है, एक एरिया लेंथ है, विड्थ है। ठीक है, उसको 2 डायमेंशनल बॉडी कहते हैं। 3D मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों रहेगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वॉल्यूम था वो जनरली 3D ऑब्जेक्ट के लिए था, वो जिसका हाइट, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तीनों रहेगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट।
ठीक है, लेंथ विद एन हाइट। और हम अभी क्या करेंगे, जो वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी के बारे में, बॉडी का भी सीजी होता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। उसको कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड इज द नथिंग बट द पॉइंट, जियोमेट्रिकल पॉइंट। ठीक है, सेंट्रोइड इज ए जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वेट प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ मास था, मास प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ वॉल्यूम था, सेंटर ऑफ वॉल्यूम को भी अभी जियोमेट्रिक सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसलिए 3D ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रोइड इज द सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम को 3D ऑब्जेक्ट के लिए जब भी 3D ऑब्जेक्ट के सेंट्रोइड आएगा तो मतलब सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो सेंट्रोइड मेनली बॉडी का क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, वॉल्यूम और एरिया। ठीक है, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट, पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वॉल्यूम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो डिटरमिन जिस पॉइंट के थ्रू डिटरमिन होता है उसे कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रोइड इक्वल टू सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रोइड इक्वल टू सेंटर ऑफ वॉल्यूम, 2D ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रोइड इक्वल टू सेंटर ऑफ एरिया, और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रोइड इक्वल टू सेंटर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो सेंट्रोइड इज नथिंग बट द जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन फिगर जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल। द सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर इज नोन एज सेंट्रोइड। ठीक है, तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रोइड इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ एरिया। ठीक है, जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जिस पॉइंट के थ्रू पूरा वेट काम करेगा उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली जिस पॉइंट के थ्रू पूरा एरिया काम करेगा, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया काम करेगा, उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ, सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस इज नथिंग बट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ए प्लेन। ठीक है, और मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी सेंट्रोइडल एक्सिस इज 0। मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी सेंट्रोइडल एक्सिस इज 0। तो अब थोड़ा बहुत एग्जांपल देखो। सेंट्रोइड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड का सेंट्रोइड जनरली मिड पॉइंट में होता है। ठीक है, ये देखो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का सेंट्रोइड जनरली कुछ कॉमन फिगर का सेंट्रोइड हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर पॉइंट है उसे कहते हैं, वहां पे मिड पॉइंट में जो होता है वो सेंट्रोइड होता है जनरली। और ट्रायंगल का जनरली सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो थ्री मीडियन जनरली जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसे कहता है सेंट्रोइड। ये क्लास 10 में भी पढ़ा था, ये जनरली एक थ्योरम भी था। ठीक है, मीडियम क्या है, यस सर। हाँ, तो तीन जो ट्रायंगल का तीनों मीडियन जो है जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसे कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड। ठीक है, और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए जो डायगोनल जो है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसे कहता है हमें सेंट्रोइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, और सर्कल का सेंट्रोइड, सर्कल का जनरली जो सर्कल का सेंटर होता है वो सेंट्रोइड होता है। हाँ, सर्कल का जो सेंटर होता है वही हमारा सेंट्रोइड होता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट जो रेगुलर फिगर हमने कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये तो रेगुलरली आता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब तो रेगुलरली हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके सेंट्रोइड कहाँ पे होता है थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल गया। ठीक है, इसके भी डिटर्मिनेशन करेंगे हम, जैसे एरिया भी डिटर्मिन किया था, इसका सेंट्रोइड कैसे होता है वो भी डिटर्मिन करेंगे। अब इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं सेंट्रोइड का। ठीक है, तो ये देखो, एक कोई भी प्लेट को अगर कोई उंगली में रखना चाहता है तो क्या होगा, उस उंगली को सेंट्रोइड में अगर रहेगा तो भी वो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस सेंट्रोइड कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगुलर एक प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट को तुम एक पॉइंट के सपोर्ट के ऊपर रखना चाहते हो, किसी पॉइंट के ऊपर, तो तुम वो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उस एग्जैक्टली तुम उस पॉइंट में रखोगे तो भी वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा।
ठीक है, यह है सेंट्रॉइड का फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर सबको? बताओ सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया क्या होता है ये सब? Yes, sir. ठीक है, तो आप थोड़ा समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी अभी तक पढ़ा है। फॉर वन डायमेंशनल बॉडी सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ लेंथ। फॉर टू डायमेंशनल बॉडी सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ एरिया। फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडी सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ वॉल्यूम। और एवरी बॉडी शुड वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एवरी 3D बॉडी है, ऑफकोर्स 3D बॉडी होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे लाइन है, ये पहला है वन डायमेंशनल बॉडी, कोई भी वायर है, कोई भी तार है, ठीक है, कोई भी वायर है, ठीक है, कोई भी लेंथ है, कार्ब लेंथ है, सर्कुलर स्ट्रेट लेंथ हो सकता है, कार्ब लेंथ होता है, उसका जो सेंटर ऑफ लेंथ होता है उसे कहता है सेंट्रोइड ऑफ द लेंथ। और कोई भी एरिया है, कार्ब्ड एरिया होता है, प्लेन एरिया भी हो सकता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ एरिया है उसे कहता है सेंट्रोइड ऑफ 2D सिस्टम। और जो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं सेंट्रोइड ऑफ द 3D फिगर। ठीक है, अब हम डिटरमिन करेंगे लोकेशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे रेगुलर फिगर का जैसे हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल इसका जो पता है, लेकिन जब इरेगुलर फिगर आ जाएगा, कोई इरेगुलर फिगर आ जाएगा, तो उसी बॉडी का सेंट्रोइड कैसे डिटरमिन होता है वो हम डिटरमिन करेंगे। वही हमारा मेन सिलेबस में वही रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे सिलेबस से पहले तो ये होता क्या है वो बोलना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने इतना देर तक ये बोल रहा था, ये सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आप डिटरमिन करेंगे पोजीशन ऑफ ए सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड। ठीक है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लोकेट होता है, कौन सी पॉइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और सेंट्रोइड कौन सी पॉइंट में होगा, वो कैसे डिटरमिन होता है पहले देख लेते हैं। और कोई भी लोकेशन के लिए एक्सिस का जरूरत होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक्सिस का जरूरत होता है, रेफरेंस एक्सिस। विदाउट रेफरेंस एक्सिस हम क्या करेंगे, हम कोई भी लोकेशन को ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे गूगल मैप में देखोगे, ठीक है, गूगल मैप में हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं। सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट का तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट पॉइंट। पॉइंट को तुम किसी भी पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट वैल्यू है। अगर 2D सिस्टम में रहेगा तो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू रहेगा। अगर 3D ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू जेड वैल्यू, तीन वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट का लोकेशन हमें डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का जरूरत होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जनरली रेफरेंस एक्सिस का जरूरत होता है। ठीक है, to determine the location of a point, it is required to know the coordinate value of the point. ठीक है, to define the CG of a body, it is required to determine the coordinate value of the CG. ठीक है, CG का लोकेशन, कोई भी बॉडी का CG पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन जानना है तो उस पॉइंट का हमें क्या डिटरमिन करना पड़ेगा, कोई किसी भी रेफरेंस एक्सिस से कौन सी कितना कोऑर्डिनेट वैल्यू से है, कितना एक्स वैल्यू कितना है, वाई वैल्यू कितना है, जेड वैल्यू कितना है, कोऑर्डिनेट वैल्यू है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए रेफरेंस एक्सिस का जरूरत होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप का होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होता है हमारा पोलर सिस्टम होता है, एक होता है पोलर सिस्टम, और एक कौन सा सिस्टम होता है, सर एक कार्टेशियन सिस्टम होता है और एक पोलर। हाँ कार्टेशियन सिस्टम, एक होता है पोलर सिस्टम। ठीक है, एक होता है कार्टेशियन सिस्टम, एक होता है पोलर सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी कभी कभी कार्टेशियन सिस्टम का जरूरत होता है, कभी कभी पोलर सिस्टम का जरूरत होता है। तो कोई भी एक सिस्टम का हम एडॉप्ट करेंगे, रेफरेंस एक्सिस को डिटरमिन करेंगे कहाँ पे रेफरेंस एक्सिस होगा, और उसी एक्सिस से हम क्या करेंगे, कोई भी बॉडी का सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो द सीजी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू सम एज्यूम एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमिन करने के लिए हमें रेफरेंस एक्सिस को पहले एक एज्यूम करना पड़ता है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऑफ ए प्लेन फिगर इज जनरली टेकन एज द लोअर लाइन ऑफ द फिगर। ठीक है, जो जनरली हम लेते हैं, जो फिगर का जो बेस होता है, बेस में जनरली हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसलिए देखो कोऑर्डिनेट वैल्यू डिपेंड करेगा रेफरेंस एक्सिस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी
कोऑर्डिनेट वैल्यू रेफरेंस एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सीजी जो है, सीजी का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे है। ठीक है, अगर मान लो एक एग्जांपल हम अगर लेते हैं, ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई मान लो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन किया है, और दूसरा एक स्टूडेंट ने क्या किया है, दूसरा एक स्टूडेंट ने दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन किया है। ठीक है, लेकिन ये सीजी, ठीक है, सीजी डिटरमिन किया है, तो ये मान लो सेकंड स्टूडेंट है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, दोनों का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा, दोनों का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है वो आंसर, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कोऑर्डिनेट वैल्यू को जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा इसका जो एक्स, पहले स्टूडेंट का x1 y1 अलग होगा, दूसरे के स्टूडेंट को x2 y2 होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम है, तो मेनली डिपेंड करेगा कहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहाँ पे सिलेक्ट किया है स्टूडेंट ने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो सीजी का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो कितना आ रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पॉइंट सेम रहेगा, सीजी पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू जो सीजी का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगा वो डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रेफरेंस, कहाँ पे हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए जब भी एग्जाम में तुम सीजी डिटरमिन करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पे कहाँ पे तुमने एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिया हो वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा वो नंबर काट सकता है। ठीक है, तुमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी हमें करना सब कोई भी सेंटर ऑफ मास नथिंग बट द पॉइंट है ना, तो पॉइंट को डिफाइन करने के लिए तुम्हें लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू का जरूरत होता है, तो कोऑर्डिनेट वैल्यू डिपेंड करेगा कहाँ पे तुमने रेफरेंस एक्सिस सिलेक्ट किया है तुमने। ठीक है, उसी रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट तुम्हारा वैल्यू आएगा, मान लो किसी का एक्स वैल्यू 2 मीटर आएगा, किसी का एक्स वैल्यू 3 मीटर आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कहाँ पे वो एक्सिस चूज किया है उन्होंने। ठीक है, तो जहाँ पे एक्सिस चूज किया है उसी हिसाब से वैल्यू आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसका आंसर गलत है। तो इसलिए तुम पेपर में जब भी एग्जाम में जब कोऑर्डिनेट वैल्यू डिटरमिन करोगी, तो वहाँ पे कहाँ पे तुम रेफरेंस एक्सिस सिलेक्ट किया हो वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए, मैं ये एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस सिलेक्ट, रेफरेंस एक्सिस एज ए रेफरेंस एक्सिस मैंने कंसीडर करके पूरा कैलकुलेशन किया है, तो एग्जामिनर उसी हिसाब से चेक करेगा। ठीक है, क्लियर सबको? तो आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट क्लास से हम कैसे कोई भी बॉडी का रेफरेंस एक्सिस कैसे हम डिटरमिन चूज करेंगे और कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे।